इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टेड हैं सारे के सारे ही, और इनमें से कुछ पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं। ये कंप्लीट पेपर का सेट है जिसकी हम आज प्रैक्टिस करते हैं एयरफोर्स के लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर पैसेज हैं और इस पैसेज को हम ट्राई करते हैं। पैसेज में आपको ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं पैसेज में से, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाता है। इन 4 क्वेश्चंस का आंसर हमें पैसेज को देख करके करना है। पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ें और सिर्फ पैसेज को पढ़ते समय यही ध्यान रखें कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट थिंग, कभी ये नहीं सोचें कि मैं एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, कभी ये नहीं सोचें कि मेरा टाइम जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कभी ये नहीं सोचें कि मुझे फिजिक्स और मैथ में कैसे कवर करना है। यदि आप वाई ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो कभी ये नहीं सोचें कि मुझे रागा में किस तरह से कवर करना है। नेवर थिंक ओनली अबाउट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। यू आर जस्ट रीडिंग द पैसेज एंड यू हैव टू रीड द पैसेज up to the utmost inner sense of your heart, right? ये आप पूरा इत्मीनान के साथ पूरा ध्यान लगा करके इसको पढ़ेंगे और पढ़ते समय केवल इतना ध्यान रखें कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल अच्छे से पैसेज पढ़ लेंगे आप। बहुत अच्छे से आपने पैसेज को पढ़ लिया है। पैसेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना पढ़े पैसेज को आंसर नहीं दे, बिना पढ़े पैसेज के आंसर क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू नहीं करें। ये बहुत गलत ट्रिक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर क्वेश्चन को आप जब उसका आंसर करेंगे तो पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, और जितने क्वेश्चन है उतनी बार पढ़ना पड़ेगा यदि आपने पैसेज को ध्यान से एक बार नहीं पढ़ा तो सबसे पहले पैसेज को शुरू से अंत तक पूरा पढ़े, पूरे इत्मीनान के साथ में पढ़े। मैं आपको ऐसा करके नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं सोल्व करवा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस आपको करनी है कि किस तरह से इसको पढ़े। अब देखिए, ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पैसेज किससे रिलेटेड है। One simple physical concept lies behind the formation of the stars, gravitational instability. एक सिंपल सा फिजिकल कॉन्सेप्ट है कि जो स्टार्स हैं उन स्टार्स से रिलेटेड यहाँ पे जो ऑथर है वो हमें क्या बताना चाह रहा है, ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी, कि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो है वो इनस्टेबल है, मतलब स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। गुरुत्वाकर्षण की अस्थिरता को लेकर के हमें यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है इसमें। तो द कॉन्सेप्ट इज नॉट न्यू, और ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, न्यूटन ने। यहाँ पे बीच में स्पेस है तो ये स्पेस नहीं होना चाहिए। न्यूटन ने सबसे पहले इसको प्रिसीव किया था इन द 17th सेंचुरी, मतलब 17th सेंचुरी के लास्ट में सी उसने ऐसा किया था। अब देखिए आगे इसमें बता रहा है कि इमेजिन ए यूनिफॉर्म, और इसे पूरा एक सिद्धांत, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक जैसा, इसको उसने इमेजिन किया है। समझ रहे ना आप लोग। तो ये जो आपका पैसेज है ये इमेजिनेशन पे बेस्ड है। सबसे पहले क्या होता है, इमेजिनेशन होती है, उसकी बाद में उसके ऊपर कुछ न कुछ करते 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 फिर आप रिजल्ट या इन्वेंट आविष्कार तक पहुंचते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू। इस पैसेज का जो पहला आपका प्राइमरी पर्पस है वो क्या है, डिस्क्राइब ए स्टैटिक कंडीशन। एक स्टैटिक कंडीशन को डिस्क्राइब करने की बात है। सपोर्ट ए थ्योरी कंसीडर्ड आउटमोडेड, depict the successive stage of a phenomenon और demonstrate the evolution of the meaning of it। जब आप एक पैसेज को पूरा पढ़ लेंगे तो इस तरह की कोई चीजें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन पहले पैसेज के शुरू में हमने ये पढ़ लिया था। पैसेज के शुरू में हमने क्या पढ़ लिया था, पैसेज के शुरू में हमने कुछ ऐसी चीज पढ़ ली थी, स्टैटिक कंडीशन। क्या पढ़ ली थी, स्टैटिक कंडीशन हमने पढ़ ली थी। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो पैसेज है वो किसी स्टैटिक कंडीशन, स्थिर अवस्था को यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि it can be inferred from this passage that the author views the information contained within it is। inferred का मतलब क्या होता है, inferred का मतलब होता है to guess about something, to imagine about something। ऐसा माना जा सकता है इस पैसेज को पढ़ने के बाद में कि ऑथर जो है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देना चाहता है। तो पैसेज के शुरू में ही हमने पढ़ लिया था
कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये कैसी है, एक इमेजिनेशन है, एक यूनिफॉर्म इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन से रिलेटेड जो भी ऑप्शन इसमें होगा वही अपना सही आंसर होगा, इसलिए पैसेज को ध्यान से पढ़ें, उसका मीनिंग समझें। लैकिंग इन इलाबोरेशन, इलाबोरेशन में लैकिंग की कोई बात नहीं कर रहे हैं। ओरिजिन बट ऑब्सक्योर, ओरिजिनल बट ऑब्सक्योर, ओरिजिनल नहीं है, इमेजिनेशन पे बेस्ड है। स्पेकुलेटिव ये आ गया, स्पेकुलेटिव का मतलब क्या है, इमेजिनरी, बिल्कुल इमेजिनरी। अपना आंसर क्या होना चाहिए, इमेजिनरी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका, which of the following words can you replace the word uniform as given in the passage? कौन सा ऐसा वर्ड है जो पैसेज में यूनिफॉर्म जो वर्ड आया था उसको रिप्लेस कर सकता है। इसका मतलब कि सिमिलर वर्ड यूनिफॉर्म का आपको पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है थोड़े से टिपिकल बनाए मैंने, टफ बनाए हैं। एग्जाम में देखना आप इससे इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पैसेज हो सकता है कि लैंग्वेज पैसेज की कैसी भी हो, डजंट मैटर, बट अभी जो एयरफोर्स की रैली हो रही है जोधपुर में हो रही थी, और इवन अंबाला में हो रही थी, बिहार में हो रही थी, कर्नाटका में हुई, ओडिशा में हुई है, वहाँ पे जितने भी पैसेज पूछे गए हैं पेपर्स में बहुत ही सिंपल पैसेज पूछे गए हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लाइन टू लाइन उनका आंसर मिल रहा है। इसलिए आपको इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं मिलेगा, इससे इजी मिलेगा, ये अपनी गारंटी है। यूनिफॉर्म का सिमिलर वर्ड देखिए, यूनाइटिंग, बांधना, यूनिफॉर्म का मतलब ये एक जैसा होना, बांधने का मतलब एक जगह करना। वायरिंग का मतलब अलग अलग होना, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। और ये है आपका गैसियस, गैसियस का मतलब गैसों वाला, गैसों वाले, तो यूनिफॉर्म की बात नहीं करते हैं। और अनवैरिंग, अनवैरिंग का मतलब क्या होता है कि जिसको जो चीजें अलग अलग नहीं होती है, अलग अलग नहीं होती है बट कोई जरूरी नहीं है कि वो एक साथ हो, इसका मीनिंग कभी भी एक साथ होना भी नहीं है। तो यूनिफॉर्म को यूनाइटिंग ही जो है वो बिल्कुल सिमिलर मैच कर रहा है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा इसमें कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। तो ये रहा अपना मार्कर, यस। व्हाट डज द अंडरलाइन वर्ड, एक मिनट में इसको नीचे ले लेता हूँ, ये देखिए ना, व्हाट डज द अंडरलाइन वर्ड इट इन बोल्ड टाइप, in bold type stands for in the passage। जो पैसेज में बोल्ड किया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ इट वर्ड है वो किसको बता रहा है, मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पैसेज में। चलिए पैसेज की तरफ चलते हैं हम। ये देखिए आपका पैसेज जिसमें ये वर्ड कहाँ है, ये वर्ड यहाँ पे है, बोल्ड है, इसकी गारंटी नहीं है बट आपको जैसा कहा जाएगा पेपर में वैसा मिलेगा। ये अंडरलाइन वर्ड है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इसके पहले वाले पैरा को। देखिए ये कहाँ से शुरू हुआ है, कि यहाँ से शुरू हुआ, देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है। इमेजिन देन दैट द गेस इज समहाउ डिस्टर्ब्ड सो दैट वन स्मॉल स्फेरिकल रीजन, एक छोटा सा स्फेरिकल रीजन, एक गेस वर्ड यहाँ पे आया है, दो चीजें आई है, becomes a little danger than the gas around it। उसके चारों तरफ जो गैस है उससे वो थोड़ा सा लिटिल डेंसर हो जाता है, डेंसर वो थोड़ा कम घना हो जाता है, सॉरी थोड़ा घना हो जाता है। तो किसके चारों तरफ, वो किसके चारों तरफ, गैस के चारों तरफ गैस नहीं, that one small spherical region, छोटा सा स्फेरिकल रीजन है उसके चारों तरफ जो गैस है उसकी बात की जा रही है। तो इट कौन हुआ, स्मॉल स्फेरिकल रीजन, कौन हुआ, स्मॉल स्फेरिकल रीजन। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जो कि हमें मिलेगा इस क्वेश्चन में। देखिए ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी नहीं है, इट को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्लाउड ऑफ गैस, हाँ ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। स्मॉल स्फेरिकल डेंसर रीजन, बिल्कुल यही था वो इट जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इस तरह से आपको ये आंसर भी यहाँ से मिल जाता है। अब हमें सिनोनिम ढूंढना है प्लीज्ड का। प्लीज्ड का मतलब होता है खुश, और यहाँ पे कंटेंट का मतलब कोई सामग्री है, रिगार्ड्स का मतलब है कि अभिवादन किसी का या किसी को सम्मान देना,
इरिटेटेड का मतलब कोई व्यक्ति जो चिड़चिड़ा होता है उसे कहते हैं इरिटेटेड, या आपको किसी ने परेशान किया तो भी आप कहते हैं कि इरिटेटेड हो गया हूं मैं। अग्रीड का मतलब है कि सहमत होना, लेकिन खुश होने से रिलेटेड यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे यदि ग्रेटिफाइड आपको मिलता या फिर आपको हैप्पी मिलता, ग्लैड मिलता, ठीक है ना, थैंकफुल मिलता, तो ये सारे सिमिलर वर्ड होते हैं प्लीज्ड के, इसलिए यहाँ पे गलती से ग्रेटिफाइड होना था, वहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो गलत टाइप हो गया है। इसको आप ग्रेटिफाइड समझें, इसका बिल्कुल सिमिलर जो वर्ड है वो ग्रेटिफाइड होता है। प्लीज का ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रोड्यूस का सिमिलर वर्ड आपको जानना है। प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना, उत्पन्न करना, बनाना। तो बाय का मतलब खरीदना, बिल्कुल अलग है इससे। मेक का मतलब बनाना, बिल्कुल सही, इसका सिमिलर वर्ड निकल करके आ रहा है। सेल का मतलब बेचना, फाइंड का मतलब पता लगाना, प्रोड्यूस का मतलब मेक होता है, बिल्कुल सही। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंटोनिम ढूंढना आपको। कॉपियस, कॉपियस का मतलब होता है बहुत सारे। कॉपियस का मतलब क्या होता है, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। कॉपियस का मतलब होता है ढेर सारे, बहुत सारे। बहुत सारे का मतलब है प्लेंटी ऑफ, जिसे हम कहते हैं प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी। इसका अपोजिट ढूंढना है हमें। कॉपियस का प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल तो इसका सिमिलर वर्ड हो गया। रिवेंज का मतलब बदला लेना होता है, जिसका कॉपियस के अपोजिट से कोई लेना देना नहीं है। स्कैर्स का मतलब है कि बहुत कम मात्रा में, दुर्लभ या बहुत मुश्किल से पाया जाने वाला, बिल्कुल सही है। और नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आंसर हमें मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हर्ट का अपोजिट ढूंढना आपको। हर्ट का मतलब किसी को चोट पहुंचाना, परेशान करना, नुकसान पहुंचाना। वॉक का मतलब चलना होता है, जो हार्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसके अपोजिट से लेना है। से का मतलब कहना, बिल्कुल इजी ऑप्शन है। कुक का मतलब पकाना, बिल्कुल इजी ऑप्शन। तो हेल्प इसका सही ऑप्शन निकल कर के आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द वर्ड व्हिच इज स्पेल्ड करेक्टली। ये आपको वोकैब की प्रिपरेशन खुद करनी पड़ेगी, इसके लिए टीचर का कोई भी रोल नहीं होता है। जितनी वोकैब आपकी अच्छी है, उतनी आपकी पकड़ जो है वो पेपर में बहुत शानदार होती जाएगी। वोकैब के लिए आप रेगुलर तैयारी करते रहें। फॉरेन की स्पेलिंग जानना चाहते हैं, फॉरेन की स्पेलिंग मैं बता देता हूँ आपको। FOREIGN, फॉरेन। ये स्पेलिंग जहाँ कहीं भी मिलती है वही ऑप्शन सही है। FOREIGN पहले ऑप्शन में मिल रही, ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक में फिल करना है कि यू आर द प्राइम मिनिस्टर। इफ कंडीशनल सेंटेंस है, यू के साथ में वर आया है, मतलब कि बी की फॉर्म है, इसका मतलब ये हुआ आपका कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि कंडीशनल सेंटेंस में एक तरफ इफ हो और उसके साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, तो दूसरी तरफ क्या होगा, वुड होगा, कुड होगा, शुड होगा, मस्ट, माइट होगा, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो वुड, कुड, शुड, माइट में से ऑप्शन देख लीजिए। विल तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ये वुड आया, तो वुड के बाद में हैव नहीं आएगा। यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो केवल वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कंडीशनल सेंटेंस पढ़िए, इसके लिए आप जो है मेरे चैनल का कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। तो अपना आंसर हो जाएगा उसमें सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ व्हिच कॉल्ड वन वर्ड है। एक व्यक्ति जो अपनी कहानी खुद लिखता है, मतलब अपने बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे वन वर्ड है, आपको याद होना चाहिए, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और एक व्यक्ति जो राइट्स ए स्टोरी अबाउट समवन एल्स और द लाइफ ऑफ समवन एल्स, जो किसी और की जिंदगी या उसके बारे में स्टोरी लिखता है, उसे बायोग्राफी कहते हैं, ध्यान रखना है। और जो खुद के बारे में लाइफ की स्टोरी लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ही कांग्रेचुलेटेड हिज फ्रेंड द लेटर्स सक्सेस, और फिर ऑप्शन में प्रपोजिशन दिए हुए हैं, तो आपको कांग्रेचुलेटेड के साथ में फॉर आता है और कांग्रेचुलेटेड के साथ में ऑन भी आता है। तो लेटर्स सक्सेस का मतलब है कि उसकी जो बाद वाली सफलता उसे मिली, उसके ऊपर उसने क्या किया, कांग्रेचुलेटेड ऑन। ठीक है। बाकी यदि आप सामूहिक रूप से कोई बधाई देते हैं, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, कांग्रेचुलेटेड फॉर का यूज भी वहां पे
करते हैं। ऑन का यूज भी होता है कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ में, फिक्स प्रीपोजिशन ऑन और फॉर दोनों ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, you will have to catch the morning flight, you will have to catch the morning flight, so you better get ready, better get, had better get, यदि will have shall have ऐसा आए तो फिर had better का यूज करते हैं अक्सर उसके साथ में, और better है तो डेफिनेटली had better ही यूज होगा। तो had कहाँ पे आया है सेकंड में, ये एक जो है वो फिक्स कंसेप्ट है। इस फिक्स कंसेप्ट को आपको दिमाग में याद रखना है कि बेटर है तो had better आएगा, और will have है तो डेफिनेटली had better उसके साथ में अक्सर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए इसका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है इसका, दो बिंदु इज पुअर, सी इज ऑनेस्ट, दो के साथ में या ऑल दो के साथ में, या तो आपका ऑल दो हो या तो फिर आपका दो हो। इसके साथ में हमेशा येट का यूज किया जाता है, ये फिक्स फॉर्मेट है, इसको आपको याद करना है। दो के साथ में किसका यूज होगा, येट का होगा, ऑल दो के साथ में येट का यूज होगा, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का यूज होगा। जिस तरह से वैसे ही ऑल दो और दो के साथ में हमेशा किसका यूज होता है, येट का यूज। तो जहां कहीं भी दो या ऑल दो आए और उसकी अगली डिवाइस पूछी जाए कंजंक्शन, तो फिर आप येट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हैव यू सीन 1 रुपी नोट, क्या आपने कभी 1 रुपए का नोट देखा है? उसमें आप यहाँ पे किसका यूज करते हैं, ओ आया है तो आप सोचते हैं कि एन रख देते हैं, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देखिए, साउंड का एक्सेंट, उच्चारण देखिए। 1 रुपी नोट वे की साउंड आ रही है, तो किसकी साउंड नहीं आनी चाहिए, वोवल की साउंड जहाँ पे नहीं आती है वहां पे हम यूज करते हैं किसका, ए का, सिंगुलर नाउन के लिए। तो यहाँ पे ए आएगा, ए 1 रुपी नोट, ए वन आइड मैन, ठीक है, ए आएगा। चेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अपना स्पीच डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने वाला सेंटेंस है। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है किसका, द टीचर सेड शी हैज मेड अ टेरिबल मिस्टेक, टीचर ने कहा कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। तो द टीचर सेड दैट, टीचर टोल्ड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट सेड टू मी होता या कुछ और होता तो हम सैड टू को किस में चेंज कर देते, टोल्ड में चेंज कर देते। बट यदि सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सैड का सैड ही रहेगा, कंजंक्शन दैट लग जाएगा। और ये चूंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस का है, इसलिए यहाँ का टेंस भी चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बाकी इसमें कुछ चेंज करने के लायक जो है फ्रेजेस या वर्ड्स नहीं है, तो हम इसका बना देंगे द टीचर सेड दैट शी हैड मेड अ टेरिबल मिस्टेक। ये वाला ऑप्शन कहाँ है, द टीचर सेड दैट शी हैड मेड अ टेरिबल मिस्टेक, पहला ऑप्शन अपना निकल करके आ गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। 16 नंबर अपना आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ध्यान रखना है। पैसिव वॉइस तो बना के दिया है हमें, पैसिव वॉइस क्या है अपना, A chair was handed her by him, कि एक चेयर उसको उसके द्वारा दी गई, उसको उसके कौन है, एक लड़का एक लड़की है। बाय हिम यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट निकल करके आना है वो ही होना है, कौन होना है, he handed her a chair। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, he was handed her a chair, she handed him a chair, none of these। अब देखिए वापस क्वेश्चन पे आइए, आपको मैं बता देता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो was या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में इसका पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। जब वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में इसका पैसिव वॉइस बना हो तो वो केवल और केवल सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करने पर इसका एक्टिव वॉइस बन जाएगा। अब देखिए आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही हैंडेड हर अ चेयर, बिल्कुल सही निकल करके आंसर आया अपना, यही ऑप्शन है। आगे के ऑप्शन यदि आप देखते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट गलत मिलेंगे। ही वाज, ही के साथ में वो जा ही नहीं सकता क्योंकि हमें एक्टिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस की बात नहीं करना। सी नहीं आएगा क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट कौन था, हिम था, हिम इधर आएगा, ही बनेगा। नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता क्योंकि पहला उत्तर सही है। पिक आउट द फेमिनाइन वर्ड फॉर, आपको जो है वो इसका फेमिनाइन जेंडर निकालना है, किसका, अबॉट का। अबॉट कौन होता है, जो बड़े बड़े मठ होते हैं, धर्म गुरु जो होते हैं, मठ होते हैं, उस मठ के जो अध्यक्ष होते हैं जिसे मठाधीश कहते हैं, तो जो मठाधीशी होती है, मठाधीशा, वो अवेश होती है। ये आपको रटने वाली चीज है, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, व्हाट का अवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गिव प्लूरल फॉर्म फॉर द वर्ड, यहाँ पे मेन सर्वेंट का आपको बनाना है प्लूरल। ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें दोनों का प्लूरल बनेगा, मैन का एमएन बनेगा और सर्वेंट का सर्वेंट्स बनेगा। ये मैंने आपको नाउन में नंबर जो टॉपिक पढ़ा है उसका वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि किसके साथ में क्या बनेगा। तो इसका बनेगा मेन सर्वेंट्स। ये प्लूरल फॉर्म फॉर द मिसेज, एक मिसेज श्रीमती जो है उसका क्या प्लूरल बनेगा, उसका प्लूरल बन सकता है या तो ममेज, ऐसा लिखा हुआ हो MMES तो भी सही है, और या फिर आपको लिखा हुआ हो क्या मैसडम्स मतलब मैडम्स तो भी सही है। तो ममेज इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो ये लिखा हुआ ये बिल्कुल सही है। ये जो मेसर्स है, ये मेसर्स मिस्टर का क्या है, प्लूरल है, मिस्टर, एक मिस्टर श्रीमान, बहुत सारे श्रीमान हो तो हम मेसर्स कहते हैं। आपने लेटर्स लिखे होंगे बिजनेस लेटर्स में, तो मेसर्स लिखते हैं आप, इसका मतलब है कि कोई भी वहाँ पे लेटर को अटेंड करने वाला अथॉरिटी हो सकता है, एक से ज़्यादा मिस्टर, तो मिस्टर का मेसर्स और मिसेस का ममेज या फिर मैडमेज, ये आपका हुआ पेपर। इसी तरह के पेपर्स लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे।